गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेक्चर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं फंजाई के। फंजाई आर द यूकैरियोटिक अक्लोरोफिलस एंड यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हिच में रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स। तो जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। दे आर अक्लोरोफिलस मींस दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड यूनिसेल्युलर भी होते हैं लाइक ईस्ट और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस और बाय प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्पोर्स और बाय प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल स्पोर्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑल आर यूकैरियोटिक। तो जो फंजाई होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। It means possess membrane-bound nuclei containing chromosome and a range of membrane-bound cytoplasmic organelles like mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum. Then most are filamentous, composed of individual microscopic filaments called hyphae, which exhibit apical growth and which branch to form a network of hyphae called a mycelium. तो कल हमने क्वेश्चन भी ये पूछा था कि हाइफे और माइसीलियम क्या होते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं मोस्टली एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स जिसको हम हाइफी बोल देते हैं, या फिर वो जो नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। देन सम आर यूनिसेल्युलर लाइक ईस्ट. Protoplasm of a hypha or cell is surrounded by a rigid wall composed primarily of chitin and glucans, although the walls of some species contain cellulose. तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है हाइफा का या सेल का फंजाई के, वो सराउंडेड होता है एक रिजिड वॉल से जो मेनली काइटिन या ग्लूकन से बनी होती है. बट सम स्पीसीज लाइक इन ऊ माइकोटा द वॉल सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज. नेक्स्ट हम आते हैं many reproduce both sexually and asexually. Both sexual and asexual reproduction often result in the production of spores. So many fungi reproduce by sexual or asexual means of reproduction, and by both the means they produce spores. Their nuclei are typically haploid and hyphal compartments are often multinucleate, although the oomycota and some yeast possess diploid nuclei. तो मेनली जो उनका न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड होता है. मैक्सिमम फंजाई में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलती है. उनका जो मेन स्टेज होती है लाइफ साइकिल की वो हैप्लॉइड होती है एंड हाइफल कंपार्टमेंट्स ज्यादातर केस में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. बट इन ओ माइकोटा एंड सम ईस्ट दे आल्सो पोजेस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई. All are achlorophyllous. It means they lack chlorophyll pigments and are incapable of photosynthesis. All are chemoheterotrophic, uh, chemoorganotrophic. They utilize pre-existing organic source of carbon in their environment and the energy from chemical reactions to synthesize the organic compounds they require for growth and energy. मतलब कि ये कीमो हेटरोट्रोफिक होते हैं. इट मीन्स दे यूटिलाइज प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक रिसोर्सेज ऑफ कार्बन इन देयर एनवायरनमेंट एंड जो एनर्जी इनको चाहिए होती है वो केमिकल रिएक्शन से ये यूटिलाइज करते हैं for their growth and energy. And they possess characteristic range of storage compounds, tree halos, glycogens, sugar, alcohol and lipids. तो ये इनके पास स्टोरेज कंपाउंड्स होते हैं. ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, ट्री हेलोज और सुगर, एल्कोहल एंड लिपिड के फॉर्म में. जो ट्री हेलोज होता है वो दो ग्लूकोज से बनता है और इसमें ग्लूकोज 1,1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. Next, may be free living or may form intimate relationship with other organism. It may be free living, parasitic और mutualistic. तो जो फंजाई होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं या फिर ये इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. तो इट में बी पैरासिटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. तो जो डिसीजेस वगैरह होती हैं वो पैरासिटिक रिलेशनशिप और जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जैसे कि माइकोराइजा. Then
हम आते हैं थैलस। द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज थैलस। तो जो फंगस की बॉडी होती है उसको हम थैलस बोलते हैं। यूकार्पिक थैलस, द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेजिटेटिव पार्ट व्हिच एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड a reproductive part which forms reproductive structure. Such thalli are called as eucarpic thallus. Example Pythium ephenodermatum. तो जो यूकार्पिक थैलस होते हैं उनमें वेजिटेटिव पार्ट अलग होता है जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अलग होता है जो मेनली स्पोर्स प्रोडक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल पीथियम एफेनिडर्मेटम का जो थैलस होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके कुछ ऐसे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। Then holocarpic thallus, the thallus does not show any differentiation on vegetative and reproductive structure. After a phase of vegetative growth, it gets converted into one or more reproductive structures. तो जो holocarpic thallus होते हैं उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। पहले वो अपनी वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, एंड देन होल थैलस कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देन सच thalli are called as holocarpic. ये ईस्ट में होता है और उसका एग्जांपल सिनकाइट्रम इंडोमेटिकम। Other example. Then hypha is a tubular transparent filament usually branched, composed of an outer cell wall and cavity lined or filled with protoplasm including cytoplasm. Hypha are divided into compartments or cells by cross walls called septa and are generally called as septate with cross walls or sinusotic aseptate without cross wall. तो जो हाइफा होता है वो ट्यूबुलर होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट फिलामेंट होता है, जैसे ऐसा कुछ होता है हाइफा, और ये ब्रांच्ड भी होता है और इसकी जो आउटर वॉल होती है, सॉरी, ये जो आउटर वॉल होती है मतलब ये कंपोज होता है आउटर वॉल से, और इसमें बीच में कैविटी जो होती है इसमें ल्यूमेन होता है, एंड विथ जो ये फील्ड होता है प्रोटोप्लाज्म से। और जो हाइफा होता है ये कभी कभी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जैसे ये जो हाइफा है तो इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो ये डिवीजन करता है इसको हम सेप्टा बोलते हैं। और सेप्टा, और जो ये कंडीशन होती है इसको हम सेप्टेट बोलते हैं। और कुछ हाइफा में ये सेप्टा नहीं पाए जाते हैं तो उनको हम ए सेप्टेट बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं माइसीलियम। देन the hyphal mass or network of hypha consisting the body thallus of the fungus is called as mycelium. तो जो hyphal mass होता है, जैसे ये जो हाइफा, ये बहुत सारे हाइफा मिलके माइसीलियम बना लेते हैं। The mycelium of a parasitic fungi grows on the surface of the host and spread between the cells and it is called as intercellular mycelium. तो जो ये सरफेस है एक होस्ट की और यहाँ पे ये सेल्स हैं। तो जब ये माइसीलियम ग्रो करता है इन सेल्स के बीच में तो इसको हम इंटरसेलुलर माइसीलियम कहते हैं। द माइसीलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई व्हिच ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट सेल एंड इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर माइसीलियम। और अगर ये माइसीलियम ग्रो करके सेल के अंदर चला जाता है तो हम इसको इंट्रासेल्युलर माइसीलियम कहते हैं। If the mycelium is intercellular, food is absorbed through the host cell walls or membrane. तो अगर ये इंटरसेलुलर होगा तो ये होस्ट सेल वॉल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। जनरली जो इंटरसेलुलर माइसीलियम होते हैं वो हॉस्टोरिया फॉर्म करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो इंट्रासेलुलर माइसीलियम होते हैं वो हॉस्टोरिया जनरली क्रिएट नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो वैसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। If the mycelium penetrates into the cells, the hyphal walls come into direct contact with the host protoplasm. So, intercellular hypha of many fungi, especially of obligate parasites of plant, fungi causing downy mildew, powdery mildew, and rust, obtain nutrients through hostoria. तो जो intercellular fungi होते हैं, mainly
ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो हॉस्टोरिया बनाते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए होस्ट सेल से। देन मोनोकैरियोटिक माइसीलियम तो मोनो और कैरियोट, मोनो मतलब सिंगल एंड कैरियोस मतलब न्यूक्लियाई, तो मोनोकैरियोटिक से ही समझ आता है कि ये यूनिन्यूक्लिएट होगा। माइसीलियम कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस दैट यूजुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ हैप्लोफेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई इज कॉल्ड मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। देन डाइकैरियोटिक माइसीलियम तो ये भी नाम से समझ आता है कि बाइन्यूक्लिएट होगा। माइसीलियम कंटेन्स पेयर ऑफ न्यूक्लियाई which denotes the diplophase of the life cycle of fungi. तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। Then homokaryotic mycelium, the mycelium contains genetically identical nuclei. Heterokaryotic mycelium, the mycelium contains nuclei of different genetic constitution. तो अगर डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई हैं और अगर वो सेम टाइप के न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं तो उनको हम होमोकैरियोटिक बोलते हैं, और अगर उनका न्यूक्लियाई डिफरेंट टाइप के हैं तो वो हेट्रोकैरियोटिक हैं। मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम कंटेन्स मोर देन 2 न्यूक्लियाई। देन सेप्टा, तो सेप्टा भी हमने देखा कि क्या होते हैं। Transverse septa occur in the thallus of all filamentous fungi to cut off reproductive cells from the rest of the hypha, to separate off the damaged parts or to divide the hypha into regular और irregular compartments or cells. तो जो transverse septa होता है वो generally vegetative part से reproductive cells को अलग करने के लिए होता है, और ये सारे जो transverse septa होता है वो सारे filamentous fungi में पाया जाता है। There are two general types of septa in fungi, primary and adventitious septa. The primary septa are formed in association with nuclear division and are laid down between daughter nuclei. तो जो primary septa है वो न्यूक्लियर डिवीजन से एसोसिएटेड होता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई को सेपरेट करने के लिए प्राइमरी सेप्टा क्रिएट होता है। And the second is the adventitious septa. They are formed independently of nuclear division and are especially associated with changes in the concentration of the protoplasm as it moves from one part of the hypha to another part. तो जब जनरली क्या होता है कि अगर ए सेप्टेट होते हैं और फिर उनमें एडवेंटिशियस सेप्टा बनता है, तो वो जो उनका प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कंसंट्रेशन को हाइफा के वन पार्ट से अनदर पार्ट मूव करने में मूव करने से उसको रोकता है। और ये जो एडवेंटिशियस सेप्टा होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियर डिवीजन से। Then transverse septa vary in their construction. Septa have biological importance in the life cycle of fungi. Some are simple whereas others are complex. And all types of septa are formed by centripetal growth from the hyphal wall inward. तो हर जितने भी सेप्टा फॉर्म होते हैं तो वो जैसे ये इसकी हाइफा की ये दोनों वॉल हैं तो वो यहाँ से ये डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं, मतलब कि सेंटर की तरफ फॉर्म होके जाते हैं। देन इन सम सेप्टा द ग्रोथ कंटिन्यूज अंटिल द सेप्टम इज अ सॉलिड प्लेट। और कुछ में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ होती है तब तक हो जाती है जब तक ये सेप्टा एक सॉलिड प्लेट ना बना ले। लेकिन लेकिन कुछ सेप्टा में क्या कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो सेप्टा होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक, और बीच में ये गैप क्रिएट हो जाता है जिसको हम पोर बोलते हैं। और some groups of basidiomycetes like Auriculariaceae, Tremelaceae, Aphylophorales, Agaricales, etc., except Ustilaginales and Uridinales have more complex septa. तो कुछ basidiomycetes में complex type का septa होता है. Surrounding the central portion in central pore in the septum is a curved flange of a wall material which is thickened to form a barrel shaped or cylindrical structure surrounding the pore. तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक जो ये सेप्टा जो है ये
सेंट्रीपेटल मैनर में ग्रो हुए हैं। ये सेप्टम है, ये इसका पोर है, एंड ये जो साइड में रिंग दिख रही है ये इसका पोर कैप है। और इस टाइप के सेप्टम को डॉलीपोर सेप्टम बोलते हैं। Septa of this type are termed Dolipore septa, Dolium alar jar or flask means barrel type. These septa are often overlaid by perforated cap. तो इसमें जो ये कैप होती है ये this cap is the extension of the endoplasmic reticulum. This cap is known as parenthosome or pore cap. इसको हम parenthosome या pore cap भी बोलते हैं. Despite these apparent barriers, there is a good cytoplasmic continuity between adjacent cells. और इन barriers के बाद भी यहाँ पे cytoplasm जो है वो कंटिन्यू रहता है। रिसेप्टर पोर में वेरी इन विड्थ फ्रॉम 0.1 to 0.2 मिलीमाइक्रोन। डॉलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन बोथ मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसेलिया। तो ऐसा ये दोनों में फॉर्म हो सकते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसेलिया में भी और डाइकैरियोटिक माइसेलिया में भी। नेक्स्ट हम आते हैं फंगल सेल स्ट्रक्चर। Fungal cells are typically eukaryotic and have distinguished characteristics than that of bacteria and algae. तो जो फंगल सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया एंड एल्गी से। द चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अपीयर्स टू बी वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और देयर मिक्सचर्स सच एज सेल्यूलोज, पेक्टोज, कैलोज etc. Cellulose predominates in the cell wall of Masticomycotina, while in higher fungi chitin is present. तो जो लोअर फंजाई होती हैं जैसे मेस्टिकोमाइकोटिना, इनमें सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, और जो हायर फंजाई होती हैं उनमें काइटिन प्रेजेंट होता है इन सेल वॉल. The living protoplast of the fungal cell is enclosed in a cell membrane called as plasma membrane or plasmalemma. तो ये सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, और उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. And the cytoplasm contains organelles such as nucleus, mitochondria, Golgi apparatus, ribosome, vacuoles, vesicles, microbodies, ER, lysosomes, and microtubules. Next, the fungal nucleus has nuclear envelope comprising of two typical unit membrane and a central dense area known as nucleolus, which mainly consists of RNA. तो ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियोलस होता है, एक सेंट्रल डेंस एरिया होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस में मेनली आरएनए होता है. In multinucleate hypha, the nuclei may be interconnected by the endoplasmic reticulum. तो जो मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा होते हैं उनमें न्यूक्लियाई इंटरकनेक्टेड होते हैं endoplasmic reticulum से. Vacuoles present inside the cell provide turgor needed for cell growth and maintenance of cell shape. तो जो vacuoles होते हैं वो सेल की सेल को टर्गर प्रोवाइड करते हैं और सेल की ग्रोथ और सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. Beside the osmotic function, they also store reserve material. तो जो वैक्यूल होते हैं उनका एक osmotic function तो टर्गर प्रोवाइड करना है, और दूसरा कि ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं. द चीफ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फंजाई आर ग्लाइकोजन एंड लिपिड. तो जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, ये जो फूड मटेरियल होता है फंजाई का, वो ग्लाइकोजन होता है एंड लिपिड होता है. द apex of the hypha are usually rich in vesicles and are called as apical vesicular complex. तो जो हाइफा होते हैं उनका जो एपेक्स होता है या टॉप पोर्शन होता है उसमें वेसाइकल्स काफी होते हैं, रिच होते हैं वेसाइकल्स में, एंड सो दे आर कॉल्ड एपिकल वेसिकुलर कॉम्प्लेक्स, which helps in transportation of products from formed by the secretory action of Golgi apparatus to the site where these products are utilized. And with the help of apical vesicular complex, these products are transported where they are utilized. Then हम कुछ स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं. तो राइजोइड पहला हमारा स्ट्रक्चर है. राइजोइड, और ये ग्रीक
वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, राइजर जिसका मतलब है रूट, एंड ओइड्स मतलब लाइक। तो राइजोइड इज अ शॉर्ट रूट लाइक फिलामेंटस आउटग्रोथ ऑफ द थैलस, जनरली फॉर्म्ड इन tufts at the base of small unicellular thalli or small porophores। तो जो राइजोइड्स होते हैं ये रूट लाइक फिलामेंटस आउटग्रोथ होते हैं थैलस से, और ये टफ लाइक टफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं at the base of small unicellular thalli. Rhizoid serves as anchoring or attachment organ to the substratum and also as an organ of absorption of nutrients from substratum. तो जैसे कि ये हमारा ये हमारी एक सरफेस है जिसपे जो ये थैलाई है, तो इससे बहुत सारे यहाँ से एक टफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने में हमको लगता है, और ये इस सबस्ट्रेटम से थैलस को अटैच करने में हेल्प करता है और उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। राइजोइड्स आर शॉर्ट डेलिकेट फिलामेंट्स दैट कंटेन प्रोटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट फिलामेंट्स होते हैं, और इनके पास प्रोटोप्लाज्म तो होता है बट दे डोंट हैव न्यूक्लियाई। Rhizoids are common in lower fungi like Chytridiomycetes, Oomycetes, and Zygomycetes. Some species produce a many branched rhizomycelium. तो कुछ species में rhizomycelium branched भी होते हैं। This is an extensive rhizoidal system that usually do not contain nuclei, but through which nuclei migrate. तो इसका example है Cladochytrium. नेक्स्ट हम आते हैं एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम इसका मतलब होता है टू प्रेस अगेंस्ट। एप्रिसोरियम इज अ सिंपल और लोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफल और germ tube and a pressing organ from which a minute infection peg usually grow and enter the epidermal cell of the host. It helps germ tube और hypha to attach to the surface of the host और substrates. तो जो एप्रिसोरिया होता है ये सिंपल, ये लोब्ड स्ट्रक्चर होता है हाइफा का या जर्म ट्यूब का, और ये प्रेसिंग ऑर्गन होता है जिससे एक छोटा सा इन्फेक्शन पेग ओरिजिनेट होता है और यूजुअली वो एंटर करता है एपिडर्मल सेल ऑफ होस्ट। इट हेल्प्स जर्म ट्यूब और हाइफा टू अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट और सबस्ट्रेट। तो ये हाइफा या जर्म ट्यूब को हेल्प करता है सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए, या जो हमारा प्लांट होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी एपिडर्मल लेयर से अटैच करने में। These episoria are formed from germ tubes of uridinales, rust fungi, erysipelas, powdery mildew and other fungi in their parasitic or saprophytic stage. तो ये जो एपिसोरिया होते हैं ये जर्म ट्यूब से फॉर्म होते हैं, और ये जो भी पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक स्टेज होती है फंजाई की उसमें होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का एपिडर्मल लेयर है, तो और ये हमारा हाइफा है, तो इसमें इसमें कुछ ऐसा लोब्ड सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये एप्रिसोरिया होता है, और फिर इससे इन्फेक्शन पेग जनरेट होता है। In addition to giving anchorage, episoria helps the penetrating hypha branches to piercing the host cuticle। और ये एनकरेज करने के साथ साथ जो पेनेट्रेटिंग हाइफा होता है, ये जो इन्फेक्शन पेग होता है उसको हेल्प करता है क्यूटिकल को पियर्स करने में। In fungi like Colletotrichum falciparum, germ tubes form conidia and resulting hypha form episoria on coming in contact with any hard surface like soil structure। तो जैसे कि कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम जो फंजाई है उसमें जो जर्म ट्यूब होते हैं वो कोनिडिया बनाते हैं, और जो वो कोनिडिया से हाइफा बनते हैं वो हाइफा एप्रिसोरियम बनाते हैं जब वो किसी हार्ड सरफेस जैसे कि सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। और फिर जो ये एप्रिसोरिया होते हैं ये फंक्शन करते हैं एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। देन हॉस्टोरिया इसको सिंगुलर एज हम हॉस्टोरियम बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड हॉस्टर से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है ड्रिंकर।
तो जो hostiodia are special hyphal structure or outgrowths of somatic hypha sent into the cell to absorb nutrients. तो hostiodia जो होते हैं ये ऐसे special hyphal structures होते हैं जो अ, जो सेल के अंदर बाया हाइफा भेजे जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. तो the hyphal branch said to function as hostorium becomes extremely thin and pointed while piercing the host cell wall and expands in the cell cavity to form a wider simple or branched hostorium. तो जैसे क्या होता है कि जब ये एपिडर्मिस है होस्ट की, यहाँ पे ये सेल्स हैं. तो जब ये इंटर करता है तो ये बहुत नैरो होता है, लेकिन जब ये होस्ट के अंदर इंटर कर जाता है तो ये इसकी कैविटी में काफी बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, एक्सपैंड हो जाता है सेल की कैविटी में. हॉस्टोरिया में भी नॉब लाइक और बलून लाइक, तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बलून लाइक भी कह सकते हैं. इन शेप इलोंगेटेड भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, लाइक अ मिनिएचर रूट सिस्टम. तो ये इधर भी जाएगा, फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट सेल होगी तो उधर जाएगा, इधर नेक्स्ट सेल होगी तो इधर भी जाएगा. The hypha of obligate parasite of plants like downy mildew, powdery mildew or rust fungi, lead blight fungus, etc. produce hostoria. तो जो obligate parasites होते हैं वो hostoria produce करते हैं. हाइफोफोडिया या हाइफोपोडियम इसका मतलब हाइव वेब और पोर्स मतलब पॉडस मतलब फूड. तो हाइफोपोडियम इज अ स्मॉल अपेंडेज विथ वन और टू सेल्स इन लेंथ ऑन एन एक्सटर्नल हाइफा एंड फंक्शन एज एब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर. तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो वन और टू सेल्स की लेंथ में होता है, एन एक्सटर्नल हाइफा, और ये फंक्शन करता है एज अ एब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर. द टर्मिनल सेल ऑफ हाइफोपोडियम इज एक्सपेंडेड एंड राउंडेड और पॉइंटेड. जो टर्मिनल सेल होती है हाइफोपोडियम की वो एक्सटेंडेड हो सकती है, राउंडेड हो सकती है या पॉइंटेड हो सकती है. समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस अ हॉस्टोरियम, एग्जांपल एक्टोफिटिक फंजाई अटैकिंग लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट. तो कभी कभी ये हॉस्टोरियम भी प्रोड्यूस करते हैं हाइफोपोडियम, और ये एक्टो जनरली एक्टोफिटिक फंजाई में देखने को मिलते हैं. तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंटरसेल्यूलर माइसीलियम होते हैं वो जनरली होस्टोरियम बनाते हैं, लेकिन जो इंट्रासेल्युलर माइसीलियम होते हैं वो होस्टोरियम क्रिएट नहीं करते हैं. देन एग्रीगेशन ऑफ हाइफा एंड टिश्यूज. माइसीलियल स्ट्रैंड, तो जो हाइफा होते हैं उसका कुछ एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, वो भी देख लेते हैं. माइसीलियल स्ट्रैंड, mycelial strands are aggregates of parallel or interwoven undifferentiated hypha which adhere closely and are frequently anastomosed or cemented together. तो जो mycelial strands होते हैं वो aggregate होके या तो पैरेलल या इंटरवोवन अनडिफरेंशिएटेड हाइफा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो क्लोजली एक दूसरे से अधेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. दे आर रिलेटिवली लूज, ये लूज भी होते हैं जनरली, जैसे कि स्क्लेरोसियम रोल्फाई कंपेयर टू राइजोमॉर्फ. तो जो ये राइजोमॉर्फ के कंपैरिजन में लूज होते हैं. दे हैव नो वेल डिफाइंड एपिकल मेरिस्टम, दे हैव नो इनके पास वेल डिफाइंड एपिकल मेरिस्टम नहीं होता है. माइसीलियल स्ट्रैंड फॉर्मेशन इज क्वाइट कॉमन इन बेसिडियोमाइसिटीज. तो जो माइसीलियल स्ट्रैंड्स होते हैं ये कॉमन होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में. Mycelial strands form the familiar spawn of the cultivated mushroom Agaricus bisporus. तो अभी जो बच्चे रावे में होंगे उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन में स्पॉन नाम सुना होगा. तो मशरूम कल्टीवेशन में स्पॉन जो होता है वो एज अ सीड का वर्क करता है मशरूम कल्टीवेशन के लिए. तो जो वो स्पॉन होते हैं ये माइसीलियल स्ट्रैंड्स मिल के स्पॉन क्रिएट करते हैं एगेरिकस बिस्पोरस में. mycelial strands are capable of translocating materials in both the direction. तो जो mycelial strands होते हैं वो materials दोनों direction में translocate कर सकते हैं. They are believed to afford means by which a fungus can extend and establish food base and colonize a new substratum by increasing the inoculum potential of the fungus at the point of colonization. And
ये क्या करते हैं कि एक्सटेंड करते हैं और स्टेब्लिश करते हैं फूड बेस को, और न्यू सबस्ट्रेट एंड दे कोलोनाइज अ न्यू सबस्ट्रेटम बाय इंक्रीजिंग इनोकुलम पोटेंशियल ऑफ फंजाई। देन हम आते हैं राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ मीन्स राइजा, और मॉर्फ मीन्स राइजा मीन्स रूट एंड मॉर्फ मीन्स सेप। Rhizomorph is the aggregation of highly differentiated hypha with a well-defined apical meristem, a central core of larger, thin-walled cells, which are often darkly pigmented. तो जो राइजोमॉर्फ होते हैं ये मेनली एग्रीगेशन होते हैं हाईली डिफरेंशिएटेड हाइफा के। इनके पास वेल डिफाइंड एपिकल मेरिस्टम होता है। दे हैव सेंट्रल कोर ऑफ लार्जर थिन वॉल्ड सेल्स एंड दे आर डार्कली पिगमेंटेड। जनरली ये डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं। These root-like aggregation is found in the honey fungus और honey agaric armillaria melia। तो ये जनरली ये जो रूट लाइक एग्रीगेशंस होते हैं ये आर्मिलेरिया मेलिया में पाए जाते हैं। इसको हनी एगेरिक या हनी फंगस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो राइजोमोस होते हैं दे ग्रो फास्टर देन द माइसीलियल स्ट्रैंड्स। द ग्रोइंग टिप ऑफ राइजोमोस रिसेंबल दैट ऑफ अ रूट टिप। तो जिनका जो ग्रोइंग टिप होता है वो रूट टिप की तरह होता है, ऐसा सेम सेम सा लगता है देखने में। द फंगस मे स्प्रेड अंडरग्राउंड फ्रॉम वन रूट सिस्टम टू अनदर बाय मीन्स ऑफ राइजोमोस। तो जो फंगस होती है वो अंडरग्राउंड स्प्रेड होती है बाय मीन्स ऑफ राइजोमोस। Fungal tissues. During certain stages of the life cycle of most fungi, the mycelium becomes organized into loosely or compactly woven tissues. तो जो फंजाई होती है अपनी लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस में जो उसके माइसीलियम होते हैं वो लूजली या कॉम्पैक्टली वोवन टिश्यूज में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। एंड दीज ऑर्गेनाइज्ड फंगल टिश्यूज आर कॉल्ड प्लेक्टेनकाइमा। तो जो ये ऑर्गेनाइज्ड फंगल टिश्यू होते हैं इनको प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, प्लेकिन टू वेव plus enchyma, it means fusion. It means a woven tissue. There are two types of plectenchyma. One is prosenchyma and second is pseudoparenchyma. Then हम first देख लेते हैं। When the tissue is loosely woven and the hypha lie parallel to one another, it is called prosenchyma. तो जब वो लूजली वोवन होते हैं एंड जो हाइफा होता है वो पैरेलल लाई करता है तो उसको हम प्रोसेनकाइमा बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड प्रोस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है टूवर्ड, प्लस एनकाइमा मतलब इन्फ्यूजन, मतलब अप्रोचिंग अ टिश्यू। तो इसमें क्या होता है जो प्रोसेनकाइमा होता है उसमें कुछ ऐसे ऐसे हाइफा काफी पास पास इंटरवोवन हो जाते हैं पैरेलली, बट दे आर लूजली वोवन। These tissues have distinguishable and typical elongated cells। तो हमने देखा भी ये कि जो ये टिश्यूज होते हैं ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और इलोंगेटेड सेल्स होती हैं इनकी। नेक्स्ट हम आते हैं सूडो पेरेन्काइमा। सूडो मीन्स फॉल्स। Then pseudoparenchyma consists of closely packed, more or less isodiametric or oval cells resembling the parenchyma cells of vascular plants। तो जो ये pseudoparenchyma होते हैं ये कुछ ऐसे ओवल से स्ट्रक्चर में, और ये रिसेंबल होते हैं, मतलब ये जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके पेरेन्काइमा सेल्स जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको सूडो पेरेन्काइमा कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज हाइफा लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो इस टाइप के टिश्यूज में जो हाइफा होता है अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है और ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। सेल्स इन प्रोसेनकाइमा आर थिन वॉल्ड एंड सेल्स इन सूडो पेरेन्काइमा आर, जो सेल्स होती हैं प्रोजेनकाइमा में वो सूडो पेरेन्काइमा से थिन होती हैं। देन स्ट्रोमा, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रोमा एंड स्क्लेरोसियम। तो स्ट्रोमा एंड स्क्लेरोसिया आर सोमेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई। फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को प्लूरल हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमा ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है मैट्रेस। A stroma is compact somatic structure or hyphal aggregation similar to a mattress or a cushion on which or in which fructification of the fungi are usually performed। तो ये एक ऐसा hyphal aggregation होता है जिसपे जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो जनरली फॉर्म होते हैं। दे मे बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, और इसका शेप और साइज डिफरेंट
वेरियस होते हैं। हाइफल मासेस लाइक एसेरबोलाई, स्पोरोडोकिया एटसेट्रा आर द फर्टाइल स्ट्रोमेटा विच बियर स्पोरोफोर्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। तो जो हाइफल मासेस होते हैं जैसे एसेरबोलाई, स्पोरोडोकिया, ये फर्टाइल स्ट्रोमेटा होते हैं और इनमें स्पोरोफोर्स होते हैं और वो जो स्पोरोफोर्स होते हैं वो स्पोर्स क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं स्क्लेरोसियम, फ्लोरल स्क्लेरोसिया। ये ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है हार्ड। स्क्लेरोसियम इज अ रेस्टिंग बॉडी फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ सोमेटिक हाइफा into dense rounded flattened elongated और horn shaped dark masses। जो स्क्लेरोसियम होता है ये रेस्टिंग बॉडी है, ये सोमेटिक हाइफा के एग्रीगेशन से फॉर्म होता है। ये राउंडेड भी होते हैं, फ्लैटेंड भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं और हॉर्न शेप्ड भी होते हैं, जनरली डार्क होते हैं। ये मोस्टली ये जो सरसों का सीड होता है उसके जैसे दिखते हैं। दे आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विच कंटेन फूड रिजर्व। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे कंटेन फूड रिजर्व। स्क्लेरोसिया आर हार्ड स्ट्रक्चर्स रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। तो ये हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस के लिए। दे मे रिमेन डोरमेंट और लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, समटाइम्स फॉर सेवरल इयर्स एंड जर्मिनेट ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो ये काफी लॉन्ग पीरियड के लिए डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं और जब ये इनको फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है तो ये जर्मिनेट होते हैं। द स्क्लेरोसिया ऑन जर्मिनेशन मे बी माइसीलियोजेनस एंड प्रोड्यूस डायरेक्टली द माइसीलियम। तो ये जो स्क्लेरोसिया होते हैं जर्मिनेट होने के बाद अगर वो माइसीलियोजेनस होते हैं तो वो डायरेक्टली माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्क्लेरोसियम रोल्साई का और राइजोक्टोनिया सोलेनाई का। दे मे बी स्पोरोजिनस एंड बियर मासेस ऑफ स्पोर्स। तो ये स्पोरोजिनस भी हो सकते हैं और ये स्पोर्स भी जर्मिनेट होने के बाद स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बोट्राइटिस सिनेरिया में। नेक्स्ट हम आते हैं दे मे ऑल्सो बी कैप्रोजिनस वेयर इन दे प्रोड्यूस अ स्पोर फ्रूट। तो ये कैप्रोजिनस भी होते हैं, कैप्रोजिनस का मतलब फ्रूट प्रोड्यूसिंग, और जहाँ पे ये स्पोर फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल स्क्लेरोटीनियस डिसीज, क्लेविसिप्स परप्यूरियस, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एर्गेट ऑफ राई। डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स इज सीन इन स्क्लेरोटीनिया वेयर स्टॉक्ड कप्स और एपोथीसिया बियरिंग एसाई अराइजेस फ्रॉम स्क्लेरोसिया। तो ये एपोथीसिया, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। जो ये एस्कोकार्प्स होते हैं, ये जनरली जो एस्कोकार्प्स का डेवलपमेंट होता है जनरली स्क्लेरोटीनिया में देखा गया है, जहाँ पे जो स्टॉक्ड कप्स और एपोथीसिया जिनमें एसआई होता है वो स्क्लेरोसिया से अराइज होते हैं और एपोथीसिया के अंदर एस्कोकार्प होता है। इन क्लेविसिप्स परप्यूरिया स्क्लेरोसिया जर्मिनेट एंड गिव राइज टू ड्रमस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेरिथेसियल स्ट्रोमेटा which contain perithecia, flask-shaped cavities within which the SI are formed। तो ये कुछ ऐसी फ्लास्क shaped जो पेरिथीसिया का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत से एसआई होते हैं और एक एसआई के अंदर 8 जनरली 8 स्पोर्स होते हैं। माइकोराइजा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो माइकोराइजा के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट रूट्स एंड फंगल माइसीलिया। तो ये माइकोराइजा जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट रूट्स में और फंगल माइसीलियम के बीच में। तो जो माइकोराइजा होता है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। माइक्स मतलब मशरूम प्लस राइजा मतलब रूट। Many plants in nature have mycorrhizal association. Mycorrhizal plants increase the surface area of the root system for better absorption of nutrients from soil। तो जो mycorrhizal plants होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं प्लांट रूट का सरफेस एरिया, जो हेल्प करता है सॉइल से न्यूट्रिएंट के बेटर एब्जॉर्प्शन को। देन स्पेशली व्हेन द सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस। तो जनरली ये ज्यादा हेल्प करता है फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है उसका मेन रोल किस न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएशन इज बिलीव टू बी सिम्बायोटिक, म्यूचुअलिस्ट, नॉन पैथोजेनिक और वीकली पैथोजेनिक। तो जो ये स्ट्रक्चर नेचर होता है एसोसिएशन का, ये मेनली म्यूचुअलिस्टिक होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है और
तो भी वीकली पैथोजेनिक होता है, बट ये हायर प्लांट्स को उतना हार्म नहीं कर पाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइकोराइजल फंगल एसोसिएशन विथ प्लांट रूट। दे आर एक्टोट्रॉफिक और सीथिंग और एक्टोमाइकोराइजा, एंडोट्रॉफिक और एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टेंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। तो जो फर्स्ट होता है एक्टोमाइकोराइजा, ये प्लांट के रूट्स में एंटर नहीं करता है, ये मेंटल बनाता है, सीथ बनाता है। जो एंडोमाइकोराइजा है, ये एंटर प्लांट रूट में एंटर करके एसोसिएशन क्रिएट करता है, और एक्टेंडोट्रॉपिक माइकोराइजा जो होता है, ये दोनों टाइप के कंडीशन शो करता है। तो ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, ये हम एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, और अब जिसको जो डाउट हो वो डाउट पूछ सकते हैं। हेलो, ठीक है, फिर क्लास खत्म करें। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ मैम ये पूछना था, जैसे आपने डोलीपोर सिप्टा बताया था कि जो कि बेसिडियोमाइकोटा का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है मैम, हाँ हाँ उसमें हमें फंजाई के स्पेसिफिक नेम याद करने हैं कि बस हमें बस ये बेसिडियोमाइकोटा याद रखना है कि कुछ स्पेसिफिक फंजाई जो बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं वो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंजाई याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं, जब हम बेसिडियोमाइकोटा पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्सेप्शंस देखेंगे कि जिनमें डोलीपोर सेप्टा नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन याद रखने हैं। बाकी जो बेसिडियोमाइकोटिना का मेन कैरेक्टर ही होता है डोलीपोर सेप्टा। ओके ओके मैम। और मैम ये जो पीडीएफ आप जिसे पढ़ा रहे थे वो आप रिसोर्स में शेयर करेंगे ना? हाँ हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी ओके, थैंक यू मैम। मैम ओके। हाँ मैम जो मैम आपने बताया डोलीपोर सेप्टा के बारे में आज, कि मतलब हाँ ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक दोनों स्टेट में पाया जाता है। हाँ, बट मैम मतलब ये जो मैंने पढ़ा है इस डोलीपोर सेप्टा के बारे में, केवल डाइकैरियोटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, मतलब डाइकैरियोटिक फेज में होता है ये। किसमें? इसको क्या सही हो कि वो आवाज डोलीपोर क्लियर सेप्टा में नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है मैम अभी भी? हाँ, अब क्लियर आ रही है। जो डोलीपोर सेप्टा होता है वो केवल मोनोकैरियोटिक स्टेट में होता है या मतलब दोनों में, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक दोनों स्टेट में होता है? क्लियर ये कर दोनों दीजिए। स्टेट में होता है। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम एक्ट एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। एक्ट एंडोट्रॉपिक, जो फंगस होता है, देखो, जो एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है उसमें जनरली क्या बनते हैं, मेंटल और सीथ बनते हैं। जो एंडोट्रॉफिक होता है उसमें हार्टिक नेट बनता है, और जो एक्ट एंडोट्रॉफिक सॉरी, जो एंडोट्रॉफिक होता है उसमें वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा एसोसिएशन बनता है, और जो एक्ट एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है उसमें फंगस हाइफल मेंटल भी फॉर्म करता है और हार्टिक नेट भी फॉर्म करता है। हेलो। मैम हाँ, मैम माइसीलियम एंड थैलस में क्या डिफरेंस है? क्या? माइसीलियम एंड थैलस में क्या डिफरेंस है? देखो, माइसीलियम एक थ्रेड होता है, ठीक है, जो मतलब सॉरी, जो हाइफा होता है, हाइफा का नेटवर्क जो होता है वो माइसीलियम होता है, पर वो जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी फंगस की पूरी बॉडी ही हो। और जो फंगस की पूरी बॉडी होती है उसको हम
थैलस बोलते हैं। तो जो थैलस में जैसे हमने देखा था वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट में भी एक जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस होगा उसमें माइसीलियम होता है, मतलब वो फंगस की बॉडी का एक पार्ट है, और जो थैलस होता है वो पूरी पूरी फंगस की बॉडी है। तो मैम जो जो मशरूम होता है वो थैलस होगा, उसकी पूरी बॉडी एक थैलस होगा। थैलस, Yes. हाँ ओके मैम। ठीक है, क्लास एंड करें। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।